अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः पौष शुद्ध अष्टमी दिनांक 18 जानेवारी 2024 भावप्रकाश निघंटू पाठा शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेतरं कालाम्भोज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्तेन मोयस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। अर्षसु पाठा अर्षसामृजं हन्ति कुडेन सह पाठमश्नीयात्। तो दुष्पर्शकेन बिल्वेन यवान्या नागरेण वा एकैकेनापि संयुक्ता पाठा हन्त्यर्षसामृजम्। याद नहीं है तो निकालिए। तो दुष्पर्शक यानी कि धमासा दुरालभा बिल्व यवानी और शुंठी इनसे एक एक नापि संयुक्ता एक एक से भी अगर पाठा संयुक्त होती है तो वो अर्श में रुजा का नाश करती है। अभी ये दुष्पर्शक आदि करके चूर्ण आता है जो चारों का मिश्रण है, चारों के साथ पाठा इस प्रकार का है। तो ये अवेलेबल है कोट्टकल का। पहले नहीं अवेलेबल होता था और फणसलकर अलग अलग तरीके से इसका प्रयोग करते थे। उंडुक से लेकर ये काठा धमासा बिल्व ये लिवर फ्लेक्चर जहाँ पे यवानी ये राइट असेंडिंग कोलन डिसेंडिंग कोलन और ट्रांसवर्स कोलन के बीच और रेक्टम के यहाँ शुंठी इसके साथ वासा का प्रयोग होता था इस प्रकार से। तो लेकिन बाद में उन्होंने सिर्फ पाठा मिश्रण एक ही बताया इस प्रकार से पाठा और धमासा और वही मेरे प्रचलन में है। तो ये बड़ा अद्भुत योग है और उसके साथ में अगर हम कुछ अन्य दवाइयों का प्रयोग करते हैं जैसे शिस्तावरी है, दुर्वा है, त्रिफला है, गुड़ुचि है, कंटकारी है, वासा है वगैरह वगैरह, तो बहुत अच्छा काम होता है। तो गुड़ेन सह पाठामश्नीयात ये एक अलग आया है यहाँ पे, तो शायद कल्याणक गुड़ का भी प्रयोग दे सकते हैं। वातानुलोमनार्थम तक्रेण सह पाठा प्रशस्ता, वातानुलोमन के लिए तक्र के साथ पाठा प्रशस्त है। धन्वयवासकेन बिल्वेन यवान्या शुण्ठ्या वा एकेकेन अपि संयुक्ता पाठा अर्षसामृजं हन्ति। रक्तस्य ग्रथितत्वं पाठा तीक्ष्णेन उष्णेन च वीर्येण भेदयति। तो अगर ग्रथित रक्त इस प्रकार का है तो भी इसमें पाठा दे सकते हैं।
फणसलकर अगर सशक्त मलप्रवर्तन है तो इंद्रियों का उपयोग करते थे। पाठा के साथ इंद्रियों इस प्रकार के देते थे और नाककुसुम नाक के शर भी देते थे। त्यानेन रक्तेन रुद्धमार्गो वायुः अश्वत्थः शूलशोफरागादिकां वेदां वेदनां करोति। पाठः उष्णवीर्येण तीक्ष्णगुणेन च रक्तविलयनकरी भवति। वातानुलोमनेन अर्शस्सु सुखयति च। तो उष्णवीर्य तीक्ष्ण गुण से रक्त विलयन कर होती है और मूढ़ वाता का अनुलोमन हो जाने से अर्श में सुख प्राप्त होता है। तो ये अहम दवा है। अभी परिकर्तिका और उसके साथ गार्डिंग पाइल ये भी काफी मरीजों में दिखता है। तो परिकर्तिका के हिसाब से मैं पाठा यष्टि ये प्रयोग करता हूँ और अपान काल में देता हूँ और शायद सुकुमार का घृत का अनुमान या यष्टि मधु घृत का अनुपान इस प्रकार का देता हूँ। तो ये यष्टि संधानीय है। तो ये परिकृतिका को हील करने में मदद करती है। तो पाठा यष्टि और उसके साथ में अगर चाहिए तो ताप्यादि लोह आप ये सूरण वटक ये भी डाल सकते हैं। तो सूरण वटक का तो मैं काफी प्रयोग करता रहता हूँ और इससे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आमाशय गते वाते शूलशमनार्थम पाठा विपयुक्ता भवति। ये जो षड्धरण योग है आमाशयस्थ वाक्य के लिए उसमें पाठा है। पाठा त्रिकटिकुयुता श्लेष्मिक शूलम जयति। तो इसमें पाठा प्रशस्त है। पाठा पाठा रुद्रमार्गकम रुद्रम मातम शमयति तेन रुद्रोगे पाठा उपयुक्ता भवति। तो वातानुलोमन अगर हो जाता है तो फिर रुद्रोग की समस्या काफी कम हो जाती है। तो इसलिए रुद्रोग में भी और आमाशयगत विकारों में भी पाठा प्रशस्त इस प्रकार के है। दाहे पाठा दाहम जयति स्थानेन रक्तेन दुर्धमार्गः उष्मा दाहम जनयति। तो रक्तस्त्यान होना ये एक अहम मुद्दा इसमें है। और ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाना रक्तस्त्यान इस प्रकार का हो जाना ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है जिसमें अभी एस्पिरिन का प्रयोग रक्त को पतला करने के लिए किया जाता है। तो वहाँ सभी पाठा दे सकते हैं इसमें और ये काफी अच्छा काम इस प्रकार का करती है। पाठा उष्णवीर्येण रक्तम विलयति तेन उष्मणा निस्सरणं भवति। तो वैसे दाह में तो नहीं देना चाहिए क्योंकि ये उष्णवीर्य है। फिर भी अगर रक्त स्कैन है और उसके जरिए ये हो रहा है तो ऊष्मा बाहर निकल जाता है और शम जाता है। तस्मात् दाहे पाठा उपयुक्ता। अभी ब्लड प्रेशर के बारे में आयुर्वेद में कैसे सोचना है ये अहम मुद्दा है। उसका आयुर्वेदीय निदान इस प्रकार का क्या होगा। तो मैंने एक बीच में लेक्चर दिया था इसका पूरा यहीं पे दिया था या दूसरे किसी चैनल पे दिया था मुझे याद नहीं है लेकिन उसमें तीन भाव शामिल है। एक तो रक्त शामिल है सिरा शामिल है और कोर्स के जरिए वायु शामिल है। तो रक्त अगर दोषों से दुष्ट हो जाता है या जुष्ट भी हो जाता है इस प्रकार से और फिर उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो भी वो भित्ति पर ज्यादा प्रेशर डालता है और एक ब्लड प्रेशर होता है। और रक्त में दोषों का प्रमाण बहुत ज्यादा बड़ा है तो भी ये वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है और फिर वो तकलीफ देता है। तो उसमें रक्त मोक्षण एक अच्छी चिकित्सा है। सिरावेद करना स्नेह स्वेदन पूर्वक करना इस प्रकार से। तो इससे दोष अगर निकल जाते हैं तो ब्लड प्रेशर की शांति इस प्रकार की होती है। दूसरी चीज कफ आम और मेद ये स्रोतरोध करते हैं और उसके जरिए भी ये ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो उसके हिसाब से तो पाचन लंघन यही चिकित्सा प्रधान है। तो जैसे मैं करता हूँ पहले ब्रेकफास्ट बंद करवाता हूँ और ब्रंच करने के लिए या लंच करने के लिए कहता हूँ। उससे भी बात अगर बनती नहीं है तो रात का खाना बंद करना उसमें जगह उसकी जगह से केवल मूंग का सूप ले लेना ऐसा बताता हूँ।
और फिर ब्रंच करना है तो ब्रंच में भूख लग जाती है। जुष्ट ऐसा अर्थ परत संगम, केवल उससे जुड़ा हुआ इस प्रकार के जुष्ट का। दुष्ट का मतलब उसने दूषित किया है रक्त को इस प्रकार से। ये जो सिरा प्रभव नाभि से प्रभव सिरा है, सिरा जालक है, उसमें 175 वातजुष्ट, 175 पित्तजुष्ट, 175 कफजुष्ट और 175 शुद्ध रक्त वहन करने वाली है। तो ये जुष्ट का मतलब सिर्फ उसमें दोष जुड़ा हुआ है, लेकिन वो विकृत इस प्रकार का नहीं है। दोषों के प्राकृत कर्मों के लिए भी सिराओं से इस प्रकार से, इन नाभि प्रभव सिराओं से रक्त पूरे शरीर में घूमता है और दोष अपने अपने कार्य कर लेते हैं, उनके प्राकृतिक कर्म जो है वो कर लेते हैं। ये अगर दुष्ट हो जाते हैं तो कहीं भी जाकर रोग निर्माण कर सकते हैं। ये एक अलग बात इस प्रकार की होगी। और इसलिए दुष्ट है या जुष्ट है ये थोड़ा देखना जरूरी पड़ेगा। और कफ, आमा और मेद, ये सोतरो निर्माण करने वाले इस प्रकार के हैं, तो उनको अच्छा तरीके से करने के लिए पाठा इसमें अच्छी काम करती है। सिर्फ इसमें खाने पीने से अगर दोष बिगड़ रहे हैं और कुछ तकलीफ कर रहे हैं तो एक अलग बात होती है। मानसिक कारणों से जब दोष बिगड़ जाते हैं तो ये काफी मामला मुश्किल इस प्रकार का होता है। और इसलिए उसमें काउंसलिंग या योग इसका ज्यादा महत्व इस प्रकार का रहेगा। तो कफ का नाश, आम का नाश लंघन से हो जाता है, लंघन पाचन से। मेद के बारे में, ये इस प्रकार से लंघन कराते रहेंगे तो मेद भी कम होने लगता है और फिर ब्लड प्रेशर नॉर्मल आने लगता है। इसको समय लगता है, ये तुरंत होने वाली बात इस प्रकार की नहीं है। लेकिन केवल रक्त के आधार पर इतने भाव है। अब सिराओं के बारे में, सिराओं की ताकत कम हो गई है इस प्रकार से, और इसलिए पंपिंग अच्छे तरीके से नहीं हो रहा, ये भी बात हो सकती है। ये ब्रिटल बन जाती है सिराएं इस प्रकार से। तो वो भी अच्छा इस प्रकार का नहीं है। शिरा शैथिल्य आ जाता है, वो भी अच्छा नहीं है। तो इन सभी में सिराओं के जरिए ये प्रवाह अच्छा नहीं से नहीं होता, रक्त का प्रवाह जो होना है वो अच्छा नहीं होता। फिर उसमें सिराओं को ताकत बढ़ाने के लिए रक्त ही दूष्य है। तो रक्तपाचक और खास करके सुवर्णमाक्षी वगैरह इस प्रकार की दवाइयाँ, प्राकृत कर्म जुष्ट दूषित दोष दुष्ट हे बरोबर का, येस। तो सुवर्णमाक्षिक या फिर नित्यानंद रस वगैरह इस प्रकार से कुछ शैथिल्य अगर जाता है वेरिकोज वेन्स में, नित्यानंद रस का प्रयोग अच्छा होता है, जो वास्तव में श्लीपद में अधिकार, श्लीपद के अधिकार में आया है। तो इस तरीके से शैथिल्य अगर है तो उसको ठीक करना है, और ये सिरा संबद्ध इस प्रकार का रहेगा। और तीसरा जो है वायु है, और उसमें धृतत्वान मारुतस्य च या श्रोताओं से अन्यश्च दारुणे, ये जो बात बताई गई है प्राणव स्रोतस के बारे में, तो दारुण में इस प्रकार के वात प्रकोप के कारण बता सकते हैं। और वहाँ वायु पर नियंत्रण पाना ही आवश्यक है। और इसलिए प्राणायाम खास करके, तो चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे, तो वायु पर अगर नियंत्रण आ जाता है तो मन पर भी काबू आ जाता है। और फिर ये एजिटेटेड माइंड इस प्रकार का है या फिर क्रुद्धावस्था वगैरह इस प्रकार की है, तो इसमें प्राणायाम अच्छा काम करता है। तो इस दृष्टि से पूरे ब्लड प्रेशर के बारे में सोचना पड़ेगा, किन दोषों के लक्षण है ये भी देखना पड़ेगा, किन दोषों के कारण है ये भी देखना पड़ेगा, और उस दोष और रक्त को लेकर दवाइयाँ देनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। और ये बाकी जो दिनचर्या वगैरह जो है वो भी पालन उसका करना है। श्वासे पाठा उरस्थितं कफम विलयते तेन वातस्य संचरणं सुखेन भवति। तो उष्ण वीर्य होने के कारण कफ का विलयन करते हैं, उरस्थ कफ का, और फिर
श्वास में उपयुक्त होती है। स्वरस और चूर्ण नस्य इन अर्धावभेदक किसका अर्धावभेदक में जो ज्यादातर किया जाता है वो त्रिभुवन कीर्ति जैसी दवा सुबह 4 बजे बजर लगा के उठना और त्रिभुवन कीर्ति के साथ कोई मीठी दवा ले लेना, मीठी चीज ले लेना, पेढ़ा या पेठा ये ज्यादा प्रचलन में है, और फिर सो जाना। तो मालूम नहीं ये पाठामूल, पाठामूल वैसे तो ताजा नहीं देखा है मैंने चूर्ण नहीं मिलता है वही लेके आते हैं। Can we somewhat conclude that if BP is high in the morning, if it's due to cough, armor matter, and it's high during evening and night due to वात? पित्त भी से होता है, पित्त से भी होता है, और ये एक भाव होगा समय से संबंधित, लेकिन कारणों को भी देखना है और लक्षणों को भी देखना है कि किस प्रकार से लक्षण, भ्रम ये लक्षण ज्यादातर दिखता है। रज पित्ता नीलाद भ्रम, ये भ्रम की बताई है। रजोगुण तो मन से संबद्ध है, और पित्त और वात ये प्रधान इस प्रकार के है। तो कारणों को भी देखो, लक्षणों को भी देखो। कई लोगों में शीर्षशूल यही एक ही लक्षण होता है, और फिर बीपी डिटेक्ट होता है इस प्रकार से। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। व्रणे विषबाधायांच शूरशमनार्थम पाठामूलत्व लेपः प्रशस्तः। तो विषबाधा में भी ये प्रशस्त है। हमने जो अमृत वेद फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, ये जो फॉर्मूले बताए कर किए है, तो पुष्कर मूल का तो मैंने देखा नहीं है। पार्श्वे पुष्कर जटा ये अग्र संग्रह है, तो उसके बारे में सोच सकता है। सूच्यकर पण देता शिरशूर पेड़ बरोबर देते हैं। वैसे अगर साम पित्त है तो सूच्यकर बहुत अच्छी दवा है, सुवर्ण सूच्यकर। पथ्यादि काढ़ा भी एक अच्छी दवा है, उससे भी काफी रिलीफ मिलता है। गुत कुंकुम शर्करा नस्य, ये भी खास करके माइग्रेन में अच्छा काम करता है। दूध और जिलेबी देते हैं, लेकिन उसके साथ त्रिभुवन प्रीति जैसी दवा देते हैं प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य था ये है कि इन सभी में पूरी हिस्ट्री ले ले, कारणों को ढूंढे, और लक्षण क्या क्या है ये सब देखे, दोषों से संबंध किस प्रकार का है ये देखे, और फिर दवाइयों का प्रयोग करे, ज्यादा अच्छा इस प्रकार के है। बरेच रुग्णात त्यांचा अम्लपित्ताची चिकित्सा केल्यावर उपयोग होतो, तो बीपी पण कम येतात असं आढळते। अम्लपित्त एक निदान हो सकता है इसका, खास करके माइग्रेन में तो ये होता ही है। और अगर हम वमन करवाते हैं तो भी अच्छे रिजल्ट आते हैं क्योंकि वहाँ चर्बी होती है, वो अम्ल तिक्त रसात्मक होती है, और उसके बाद शरीर शांत हो जाता है तो रक्तगत अजीर्णगत रक्तगत होता है ठीक है। तो ब्लड प्रेशर वैसे भी थोड़ी कठिन बीमारी बीमारी है, और एलोपैथी तो मैकेनिकल जाती है,
मूल रूप से ठीक करना ही नहीं है। तो उस दृष्टि से हमारी चिकित्सा मूलगामी है, अच्छी है। पाठा हिंगू पंचकोल मुस्ता ओवा इंशूल विथ अमातिसार, ये अलग बात हो गई। तो ये विषबाधा में भी प्रशस्त है। हम मैं बता रहा था अमृतवेद नंबर 2 में पाठा धमासा ये कॉम्बिनेशन रखा है मैंने, क्योंकि ये फणसलकर का फेवरेट कॉम्बिनेशन था। और काफी मरीजों में मैं वैसे भी यूज करता रहता हूँ। तो उस दृष्टि से पाठा मिश्रण अच्छा इस प्रकार का। और वैसे कैंसर में केमोथेरेपी चल रही है, या फिर पहले जंक फूड फास्ट फूड का इतिहास ज्यादा है, तो विशेषज्ञ आमुपाच्य चिकित्सा चाहिए इस प्रकार से। ग्रंथार्थवे पाठा त्रिकटु कुटजक वाथा ग्रंथार्थवम जयति। तो पिबेत ग्रंथार्थवे पाठाम व्योषवृक्षकजम जलम, इस प्रकार पाठा व्योषवृक्षकजम जलम वाग्भट में आया है, और मैंने काफी प्रयोग इसके किए हैं। तो ये अच्छा काम करता है, इसमें संदेह की बात नहीं है। और ग्रथिल होने के कारण शूल ज्यादा है, तो ये पाठा तिकटू और इंद्रिय ये अच्छा काम करता है। पाठा स्तन्यम शोधयति ग्रथित स्तन्यम पाठा विलयति। स्तन्य का भी शोधन करता है। पाठादि एक योग स्तन्य शुद्धि के लिए आया है उत्तर तंत्र में। तो वो त्रिदोषज स्तन्य दृष्टि के लिए आया है, तो वो मैं इस्तेमाल करता रहता हूँ पाठादि योग इस प्रकार से। तो वैसे देखा जाए तो पाठा एक अहम वनस्पति रहेगी। और दुष्प्रषकादि योग या बाकी तरीके से भी पाठा निश्चित रूप से प्रचलन में ला सकते हैं। दाहकुंड विशेष श्वास कृमिगुल्म गर्भ व्रणान। तो ठीक है, पाठा का ज्यादा प्रयोग करेंगे तो अच्छा इस प्रकार का रहेगा। त्रिवृत ग्रंथिरुज RX shown results in all PCOS, PCOD fibroids. According to Vaidya Tapan sir, while rechecking BP, if beats are hard regularly, irregular, consider it as Mataja. If beats are hard, very much striking to ear, consider it Pittaja. If beats are hard, very feeble, or very and show and slow, consider it as Kafaja and treat accordingly. ये बात हो सकती। ये जो पिबेत ग्रंथार्थ पाठाम व्योषवृक्षकजम जलम, ये योग अच्छा काम करता है, मैंने भी देखा है। तो ये PCOS फाइब्रॉइड्स सभी में दे सकते हैं। फाइब्रॉइड्स में इंट्राम्यूलर अगर फाइब्रॉइड्स है तो वो ज्यादा कठिन है। एक्सटर्नल जो है वो पेन ज्यादा करते हैं, प्रेशर सिम्टम होता है, लेकिन ब्लीडिंग में हिस्सा नहीं लेते। इंटरनल फाइब्रॉइड्स ब्लीडिंग के लिए भी कारण हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। श्वेता त्रिवृता भंडी स्यात् त्रिवृता त्रिपुटापि च सर्वानुभूति सरला निश्चोत्तरा रेचनीति च। श्वेता त्रिवृत रेचनी स्यात् स्वादुरोष्णा समीर रुक्षा पित्तजरश्लेष्म पित्तशोफोदरापः शोथोदरापः। श्यामा त्रिवृत त्रिवृत श्यामा अर्धचंद्रा च पालिंदी च सुषेणिका मसूर विदला कोलैकेशिका
कालमेशिका क्षमा त्रिवृत्त तत्वहीन गुणात्मक भगदेशिनी मूर्छादाह मदभ्रांति कंठोत्कर्षण कारिणी। तो वैसे श्वेत त्रिवृत्त ही प्रयोग में लानी है. इंट्राम्युलर फायब्रॉइड्स प्रेग्नन्सी मध्ये असेल तर काय विचार करा. जनरली जब प्रेगनेंसी रह जाती है तो गर्भ बढ़ता है और फाइब्रॉइड बढ़ते नहीं है. ये मेरे बहुत मरीजों का अनुभव है. फिर डॉक्टर भी घबराते हैं कभी कभी इस प्रकार से, अगर ये शुरू हो जाएगा तो क्या करोगी वगैरह, इसलिए गर्भधारणा ही नहीं होनी है इस प्रकार से बताते हैं. लेकिन मैंने मरीज ट्रीट किए हैं और फाइब्रॉइड का साइज आगे बढ़ता नहीं है, गर्भ का साइज बढ़ने लगता है और फिर नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है इस प्रकार से. लेकिन ये इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है और फिर उसके जरिए कुछ ब्लीडिंग वगैरह हुआ है ऐसा देखा तो नहीं है. हो सकता है लेकिन ये बात रहेगी इस प्रकार से. मेरे पास एक बहुत अजीब केस थी जिसको माइट्रल वॉल स्टेनोसिस था और बाइफिड यूटेरस था, फिर भी प्रेगनेंसी रह गई. और वो दूसरे महीने में मेरे पास आई कि ऐसा ऐसा है तो क्या करेंगे. बहुत सारे डॉक्टर उनकी सलाह थी कि अबॉर्ट कर दो क्योंकि वैसे भी बाइफिड यूटेरस है और ये माइट्रल वॉल स्टेनोसिस है. तो मैंने कहा कि तुम जिस मार्ग से जाना चाहते हो वो तुम डिसाइड करो, अबॉर्ट करना है या कंटिन्यू प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है. लेकिन जिस मार्ग पे चलोगे वहां डटे रहो, फिर उससे हटना नहीं है. तो उसने कुछ सोचा पूछा वगैरह और फिर प्रेगनेंसी कंटिन्यू की. तो बाइफिड यूटेरस होने के बावजूद भी गर्भ की ग्रोथ अच्छी रही, कोई प्रॉब्लम नहीं आया. 7वें महीने में गायनाकोलॉजिस्ट ने सलाह दे दी कि एक बार आप कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन ले लो. कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा कि कम से कम बलून एंजियोप्लास्टी तो करनी ही है, नहीं तो ये सहन नहीं कर पाएगी. तो मैंने कहा कि ठीक है बलून एंजियोप्लास्टी है तो सोच सकते हैं उसके बारे में. बलून सोडतात ना तो फुगतो आतमध्ये आणि मग त्यांनी विस्फारित होतात आर्टरीज. तो बलून एंजियोप्लास्टी हुई और फिर प्रेगनेंसी कंटिन्यू रही. फिर ये बाइफिड्यूटेरस और माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस इन बातों को देखकर कोई भी डॉक्टर उसको एडमिट करने के लिए तैयार नहीं था, गायनेकोलॉजिस्ट. फिर केईएम ने एडमिट किया पुणे में और फिर उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई. ये तो और अजीब बात थी कि रेगुलर पेन्स वगैरह होकर नॉर्मल डिलीवरी हुई, हार्ट का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, बाइफिड यूटेरस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. तो ये बहुत अहम केस है. मुझे भी पता नहीं था कि कैसा होगा क्या होगा इस प्रकार से. मैंने उस पर छोड़ दिया था कि तुम अपने जिम्मेदारी पर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है तो करो इस प्रकार से. तो लेकिन हो गया और अच्छी तरीके से हो गया. संरचनात्मक गर्भाशय व्याधि को ठीक करना बहुत कठिन होता है, ये तो है. उसके बारे में तो कुछ किया नहीं कि, लेकिन इसके बावजूद भी प्रेगनेंसी रही और पूरी तरीके से ग्रोथ होकर नॉर्मल डिलिव्हरी होगी. ये भी एक बात अहम है. माझे एक पेशंट तिला एमएम मध्ये होता इंट्राम्युलर फायब्रॉइड बिफोर प्रेग्नन्सी और आता 4 मंथ चालू आहे पण फायब्रॉइड साईज वाढली असून 1.2 सेंटीमीटर झाली आहे. तो ठीक है फिर भी एमएम में था और अभी 1.2 सेंटीमीटर हो गया, ये भी बहुत ज्यादा नहीं है. और आगे अगर गर्भ बढ़ता रहेगा तो शायद ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा. अगर ये ब्लीड होता है अंदर तो कुछ समस्या होती है इस प्रकार से. तो कॉशियस रहना है ऐसा लगता है इस प्रकार से. तो श्वेता त्रिवृत रेचनिस्यात स्वादुरुष्णा समीर मधुर उष्ण और वात का शमन करने वाले और रेचन है मुख्य रूप से तो किया जाता है. तो ये इसी के लिए रेचन के लिए त्रिवृत का उपयोग किया जाता है. रुक्षा पित्त ज्वर श्लेष्म पित्त शोथोदरापा.
पित्त ज्वर श्लेष्म पित्त शोथ उदर इन सभी को दूर करने वाला इस प्रकार का है। तो त्रिवृत विरेचना नाम ये एक अग्र संग्रह है। मासन मासिक चालू आहे, अजून काही विचार करावा का सर? दुर्वा का प्रयोग करते रहो। और चाहे तो शतधौत घृत का उदर पर लेप या पिच्चू रखना, ये भी करो इस प्रकार का। गर्भ जसा वाढत जाईल तस त्याचा दाब वाढून फायब्रॉइडची वाढ थांबते, बहुधा असे होते, यही है। तो मुझे नहीं लगता आगे बढ़ेगा, और वैसे भी ये 1.2 ज्यादा नहीं है इस प्रकार से। तो किसी भी हालत में अगर रक्तस्राव नहीं होता है तो ठीक रहेगा। श्वेता त्रिवृत म्हणजे निषोत्तर, यस, निषोत्तर का ही है। ये द्रव्य गुण की किताब में होना चाहिए। तो किसी को अगर नंबर मालूम है तो तथा तथा तथा, तो देखो 58। ओके, आगे। त्रिवृत त्रिवृता भंडी त्रिपुटा निशोत्रा शामाच हिंदी भाषायां निषोधः गुर्जर भाषायां निषोत्तर महाराष्ट्र भाषायां निषोत्तर इति शिखामः। त्रिवृद्वल्ली मूलानि विक्रयालये निषोत्तर मूल इति नाम्ना उपलब्धानि भवन्ति। तन्मूलं द्विप्रकारकम्, एकं श्यामम् अपरं श्यामारुणम्। तयोः यद् अरुणं मूलं तद्वरम्। तत् निरपायित्वात् सुकुमारादिषु हितम्। श्यामं तु मूर्छा समूह कंठकर्षण क्षपणप्रदं तथा तीक्ष्णम् आशुकारि च। तत्तु क्रूरे कोष्ठे बहु दोषे क्लेशक्षमणी च आतुरे प्रशस्तम्। फाइब्रॉइड इतने के साइज में बदलाव कितनी बार सोनोलॉजिस्ट या मशीन वेज होते हैं होने से भी होता है। एक ही दिन में दो जगह यूएसजी करने पर अलग अलग फाइंडिंग्स आती है। वो जिस तरीके से कर्सर रखते हैं उसके आधार पर साइज बदल जाता है। हर एक सोनोलॉजिस्ट के एक अपनी अपनी पद्धत होती है, अपना अपना तरीका होता है कर्सर रखने का। और इसीलिए वहीं पे सोनोग्राफी आप महीने 2 महीने में रिपीट करो, बार बार नहीं करना है। और सोनोलॉजिस्ट बदलना भी नहीं है, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। और ये केवल फाइब्रॉइड के लिए नहीं, सभी के लिए ये उपयुक्त एक प्रकार की टिप है। तो शाम अरुण ये जो है ये प्रयोग में लाना है त्रिवृत। और दूसरा जो है वो अति दारुण इस प्रकार का है। दे श्वेता त्रिवृत रेचनी स्यात् स्वादुरुष्णा समीर ऋत रुक्षा पित्त जरश्लेष्म पित्त शोथोदरापहा कषाया मधुरा रुक्षा विपाके कटुका त्रिवृत कफपित्त प्रशमनी रौक्षा चानिल कोपनी। तो रुक्ष गुण से ये वात का प्रकोप करती है। केवल कफ पित्त पुरुष निकल जाने से उसके जरिए अगर अवरोधात्मक संप्राप्ति है तो वात का शमन हो जाएगा, नहीं तो वैसे विरेचन के काम में ये अच्छी है। त्रिवृत कषाय मधुराच तस्य विपाकः कटुका वीर्यञ्च उष्णं कषायत्वात् माधुर्याच्च त्रिवृत पित्तं शमयति। कषायत्वात् कटुपाकित्वात् वृक्षत्वाच्च कफं हन्ति। कषायत् कटुपाकित्वात् रौक्षाच्च वातं वर्धयति। सुखविरेचने मूलविरेचने च त्रिवृत मूलं श्रेष्ठम्। त्रिवृत स्ववीर्येण सर्वशरीरगतं दोषसङ्घातं विच्छन्दयति विच्छिन्दति च ततश्च तं कोष्ठम आनयति। तो ये जो वमन विरेचन वाले द्रव्य है वो किस प्रकार से काम करते हैं, ये जो बताया जाता है वो पूरे शरीर में फैलते हैं और दोष संघात को कोष्ठ में लेके आते हैं। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। अगर कम मात्रा में ये वमन या विरेचन द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है तो वो शोधन नहीं करते लेकिन कोष्ठ में जरूर लेके आते
इसलिए यष्टि मधु का प्रयोग, यष्टि मधु मामक है, लेकिन शीत पित्त उदर कोठ में दही के साथ अगर यष्टि मधु चूर्ण दिया जाता है तो दोषों की गति शाखाओं से कोष्ठ तक हो जाती है और शीत पित्त उदर में राहत मिल जाती है। तात्कालिक है। उसके साथ मैं शहद के साथ मधु भी प्रयोग करता हूँ और शायद सुवर्ण सूचकर वगैरह भी डालता हूँ। तो कोष्ठ में आने से उसका शमन हो जाए तो अच्छा है। लेकिन इन लोगों में कैसा होता है कि एंटी एलर्जिक दवाइयां लेते रहते हैं, एविल वगैरह इस प्रकार की, और उससे तुरंत शांति हो जाती है। या सिट्राजेन, ये जो काफी प्रचलन में इस प्रकार का है। और वो उसी प्रकार के रिजल्ट्स आयुर्वेद से चाहते हैं। अब ये आसान नहीं है, आयुर्वेद से आसान नहीं है। तो शीतपित्त प्रभंजन रस, हरिद्राखंड, ये सभी काम करते हैं, लेकिन में समय लेते हैं इस प्रकार से। तो ये सोचकर कि दोष को कोष्ठ में लाना है, तो अभिसंधि चाहिए तो दही है इस प्रकार से। और ये वमन विरेचन करने वाले द्रव्य पूरे शरीर में फैलकर दोष संघात को लेकर कोष्ठ में चले आते हैं इस प्रकार से अपने द्रव्य के प्रभाव से। तो इसमें यष्टि मधु चूर्ण अगर हम दही के साथ देते हैं और उसमें शायद सुवर्ण सूचकर प्रवाल प्रवाल पंचामृत या बाकी अन्य चिकित्सा उसके साथ में देते हैं, तो ये दही और यष्टि मधु, ये दोनों के जरिए कोष्ठ में आने के लिए सहायता करते हैं। और जैसे दो शाखाओं से निकल जाते हैं तो शाखाओं में जो लक्षण दिख रहे हैं, शीत पित्त उदर उदर कोट, ये शांत हो जाते हैं, तो पेशेंट को तुरंत तुरंत रिलीफ मिलती है। अब वैसे दही देना अच्छी बात नहीं है, तो एक अभिषंध के लिए दही दे रहे हैं यहाँ पे, तो उसके दुष्परिणाम न हो इसके लिए उसके साथ में शहद देते हैं। वैसे वो कफ पित्त का शमन करने वाला इस प्रकार का है। और नाक्षौद्रम, ये एक बात बताई गई दही के बारे में। वैसे महातिक्त का घृत भी देते हैं कभी कभी इसके साथ में, दही के साथ में। तो इससे दोष कोष्ठगत अगर हो जाते हैं तो फिर आगे सोचना है कि फिर से अम्ल पित्त अगर निर्माण करते हैं तो सुवर्ण सूचकर, प्रवाल पंचामृत, कामदुघा, ये दवाइयाँ अच्छी काम करती है। अम्ल पित्त निर्माण नहीं करते हैं फिर भी अगर थोड़ा विरेचन जैसा हो जाए, द्रवमल हो जाए, तो भी अच्छा काम होता है। तो अभिपत्तिकर इस प्रकार का कुछ दे सकते हैं उसके साथ में या अलग रूप से। तब ये कोष्ठ में जब आ जाएगा तो उसको बाहर निकाल देना है इस प्रकार से। तो त्रिफला है, आरगवद है, या फिर ये अभिपत्तिकर चूर्ण है। जनरली मैं पाठा मिश्रण, अनंता, अभिपत्तिकर, दूर्वा और काली मनुका का पानी या अनुपान के रूप में ऐसा दे देता हूँ। तो इसमें विरेचन तो नहीं होता है, लेकिन मलानुमूलन तो हो जाता है। और चाहे आरगवद भरा, ये भी एक मैंने कॉम्बिनेशन करके रखा है कि त्रिफला को आरगवद के इसकी मगज के काट भावना देनी है इस प्रकार से। तो आरगवद भरा इस प्रकार का योग बन जाता है। गोलियां बनती है और वो काली मनुके के पानी के साथ दे सकते हैं। तो कोष्ठ में पहले लाना है दही, यष्टि यूजफुल इन ओलिगोडेंड्रोमिनस, यगो जोशी सर, हाइड्रोमिनस। तो इसमें तो ओलिगोहाइड्रोमिनस में मैं दूध की पट्टियां रखता हूँ पेट पर। चाहे ये गर्भोदक कम है, गर्भ सूख जा रहा है इस प्रकार से, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है दूध की पट्टियां रखना और दूध का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना अभ्यंतर के लिए। मेरे पास 8वें महीने में मरीज आए हैं, इस प्रकार की औरतें आई है, और काफी आयुर्वेद बताया गया है, गर्भोदक काफी कम है इस प्रकार से। तो इससे दोनों चीजें होती है, गर्भ की भी वृद्धि होती है, गर्भोदक भी बढ़ जाता है। और मैं कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा दूध ही ले, खाना कम गया तो भी चलेगा इस प्रकार से। तो फिर उपस्नेह न्याय से ये गर्भोदक बढ़ता है। बहुत लोग इसमें नारियल पानी का प्रयोग बताते हैं, ये दादा चिताम्बे ने भी लिखा है शायद।
लेकिन नारियल का वैसा रोल नहीं है जितना कि दूध का रोल है, तो वो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का काम करता है। तो ये कोष्ठ शाखा गति जो है, उसको भली भांति समझकर वमन विरेचन करने वाले द्रव्यों को इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। फणसलकर जी खुद कभी भी शोधन नहीं करते थे, वो गुणेश शास्त्री के भी छात्र रहे। गुणेश शास्त्र का सभी जो भरोसा था वो रसशास्त्र पर था, तो शोधन नहीं करते थे इस प्रकार से। देसी अंडे का बस्ती भी बोलते, ये हो सकता है, लेकिन मधुमालिनी वसंत भी दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रचलन है वो पहले ट्राइमेस्टर में लघुमालिनी, दूसरे ट्राइमेस्टर में मधुमालिनी, और अंतिम ट्राइमेस्टर में सुवर्णमालिनी, इस प्रकार का प्रचलन है। तो ये बात हो सकती है कि देसी अंडे का नागोदर उपशुष्क, इनमें अंडे खाने के लिए आमगर्भांश खाद्य ऐसा बताया गया है, तो इसमें देसी अंडे का प्रयोग हो सकता है। बस्ती देना है या अभ्यंतर लेने के लिए कहना है, ये एक अलग बात रहेगी। और फिर वो गुरु है, वो ध्यान में रखना है, गुरु ने अंडा नहीं, इस प्रकार का बताया गया है। तो अग्नि कैसा है ये देखकर करना है, ये बात सच्ची इस प्रकार की रहेगी। लाजा सिद्ध जल बस्ती बाय ड्रिप मेथड, सुवर्ण सिद्ध जल ये दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस प्रकार से लाजा या सुवर्ण सिद्ध दूध ही देंगे तो भी अच्छी बात है। तो नानल सर, ओके। तो मेरे ख्याल में दूध ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है, पिच्चू रखने के लिए, आभ्यंतर पान के लिए, और शायद बस्ती के लिए भी इस प्रकार से। तो इससे काफी अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, ऐसा है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि दोष संघात को कोष्ठ में लाना, इसके लिए वमन विरेचन करने वाले द्रव्यों का प्रयोग अच्छी तरीके से हो सकता है। अब फणसलकर शोधन नहीं करते थे, फिर भी बहुत सारे मरीजों में उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे। तो मैंने कोलटकर सर से पूछा था कि ये कैसे हो सकता है। हरेत बहुंश चलान दोषान अल्पान अल्पान पुनः पुनः दुर्बल से मृद द्रव्य अल्पान संशय ये था। तो ये थोड़ा थोड़ा करके दोष संचय निकालते हैं तो भी अपेक्षित कार्य हो सकता है। और कोल्हटकर सर का ये कहना था कि वमनोपग, विरेचनोपग, आस्थापनोपग, ये जो गण चरक में बताए हैं, ये अच्छे हैं इसमें। और उन द्रव्यों का दोषों को शाखाओं से कोष्ठ में लाने के लिए या मर्मास्थि संधि से कोष्ठ में लाने के लिए जरूर प्रयोग कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये गामित्व इस प्रकार का है। और उसके साथ उस रोग को शमन करने वाली दवाइयां अगर हम देते हैं, तो कोष्ठ में आने के बाद उनका शमन हो सकता है। यह जैसे केरल में प्रचलन है, वातव्याधि की चिकित्सा धारा से की जाती है ज्यादातर। चाहे कांजी धारा हो, चाहे तैल धारा हो, वगैरह वगैरह प्रकार से। लेकिन दोष कोष्ठ में आते हैं, उनको बाहर निकालना है, इसलिए गंधर्वास्तादि कषाय देते रहते हैं, जिससे हल्का विरेचन होता रहता है। तो ये कफपित्त जो कोष्ठ में आएंगे उनको बाहर बाहर निकालना है। अपतर्पणमुळे गर्भोदक क्षय आहे की सम सामतेमुळे स्रोतोरोध होऊन आहे, त्यावर चिकित्सा बदलते, सही है। तो फिर भी उसमें अगर सामता कम करनी है, तो ज्यादा लंघन भी प्रशस्त नहीं है गर्भिणी अवस्था में। इसलिए दूध अच्छा है कि ये संतर्पण है, जैसे कैंसर में अपतर्पणोत्थ विकार है और अपतर्पण नहीं करना है, लेकिन दूध वैसे कहा जाए तो संतर्पण करता है, लेकिन द्रव होने के कारण गुरु नहीं होता इस प्रकार से घन आहार के अपेक्षा से। तो गर्भोदक क्षय किस के जरिए है, स्रोतोरेत के जरिए है या फिर अ,
अपतर्पण के जरिए है, ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। जनरली ऐसा होगा कि ये स्रोतोरोध के जरिए है। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी क्लास आता है वो सब खाने पीने वाले इस प्रकार के है, गर्भिणी जो है वो ज्यादा ही खा लेती है वगैरह इस प्रकार से, और फिर वहां अपतर्पण की आवश्यकता होती है। तो दुग्ध प्रधान आहार देने से अपतर्पण होने लगता है, और साथ में संतर्पण भी होता रहता है। ये दोनों चीजें हासिल हो सकती है। अगर सच्ची में उसको खाना ही नहीं मिला है वगैरह इस प्रकार की, बाय विट रूट, बाय रेक्टम और वेन, वेन में तो दही नहीं दे सकते, वो अलग बात है। रेक्टली इस प्रकार का ड्रिप मेथड से बस्ती दे सकते हैं क्षीर का या जल का। तो जैसे 16 ड्रॉप्स सलाइन में देते हैं उस प्रकार से पर मिनट 16 ड्रॉप्स इतना स्लो देना है पर रेक्टम इस प्रकार से। और दिन में एक बार दो बार ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। ये द्रव्य जो कोष्ठ में दोष लेके आते हैं, द्रव्य, उनके कौन से काल में देना है, देना चाहिए? काल का मामला थोड़ा अलग इस प्रकार का है। डायरेक्टली इस प्रकार से औषध सेवन काल का गति पर, उष्ण गति पर डायरेक्टली परिणाम इस प्रकार का नहीं है। तो लक्षणों के अनुसार, या फिर कॉन्स्टिपेशन है तो अपान काल में देना उचित है इस प्रकार से। रस, हम चाहते हैं रस के बारे में सोचना चाहते हैं तो व्यान काल में देना, व्यान उदान काल में देना ये प्रशस्त है इस प्रकार से। तो कब देना है ये अलग बात इस प्रकार की रहेगी। तो किन द्रव्यों के साथ देना है, किस अनुपान के साथ देना है, ये जरूर सोच सकते हैं। और ये अच्छा काम करते हैं, उसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। तो हमें तात्कालिक लक्षण मुक्ति जो चाहिए शीत पित्त उदर कोट में, वो बात इस प्रकार के वमनोपग, विरेचनोपग, आस्थापनोपग इन द्रव्यों के जरिए हो सकती है। और कोल्हटकर सर का ये कहना था कि फणसलकर जो कॉम्बिनेशंस बनाते थे उसके जरिए ये दोषों की कोष्ठ या मर्मास्ति संधि या शाखाओं से कोष्ठ में प्रवृत्ति होती रहती है। और हल्के हल्के उनको निकालते रहना चाहिए। जैसे गंधर्वस्तादि कषाय है, उसके साथ में अगर हम कुछ त्रिवृत वगैरह अभिपत्ति कर चूर्ण इस प्रकार का दे सकते हैं, आरगवत का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये बेहतर ऑप्शन है कि दही और क्या सर? शहद देना है दही के साथ, महातिक्त का घृत भी दे सकते हैं। मूल यष्टि मधु है, उसके साथ में चाहे तो आप शीत पित्त प्रभंजन रस वगैरह का भी प्रयोग कर सकते हैं, हरिद्रा खंड भी दे सकते हैं। और सुवर्ण सूचक प्राण पंचामृत ये भी बात दे सकते हैं। मूल निदान अगर अम्ल पित्त है। तो मेरे पास एक मेरा जूनियर था। और मैं सेकंड ईयर में था और फर्स्ट ईयर में था इस प्रकार से। तो उसको आदत थी कि ये शीत पित्त का सिलसिला चल रहा था, हर रोज सिट्रिजिन लेता था, उसके बगैर हो ही नहीं सकता इस प्रकार का उसका कहना था। और 5 बरस सिलसिला चल रहा था। तो मैंने हिस्ट्री ले ली तो पहले पता चला कि उसको पहले अम्ल पित्त था। फिर एंटासिड लेता था अम्ल पित्त के लिए। और फिर उसको सर्दी होती थी, शरशूल होता था, सर्दी होती थी और पित्त निकल जाता तो ठीक लगता था। जैसे एंटासिड उसने शुरू किया तो ये शिरशूल होना, सर्दी होना बंद हो गया। और फिर पाठा अनंताणी का है, कुछ भी हो सकता है पाठा अनंता के लिए। पाठा अनंता, रघुवत त्रिफला, त्रिफला, अधिपत्तिकर, दूर्वा, ये सभी प्रयोग में लाते हैं। वो हर एक मरीज के अनुसार अलग अलग कॉम्बिनेशन बनती है। तो ये उनकी खासियत थी, फणसलकर की खासियत थी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये रहा
कि वो इस प्रकार के एंटासिड्स लेता रहा था। तो मैंने कोलटकर सर की एक केस सुनी थी कि पूरे बदन से पित्त का स्राव होता था, कुष्ठ था। और उसके लिए आ गई थी। सर की हिस्ट्री में पता चला कि उसको पहले अम्लपित्त था, एंटासिड्स रेगुलर ले रही थी, और फिर ये छर्दी होना बंद हो गया और पित्त शाखागत हो गया, तो ये कुष्ठ हो गया। इस प्रकार से विसर्प कोष्ठ कुष्ठाक्षी कंडु पांडवामय ज्वरा सकाश श्वास उल्लास व्यंग श्वेथो वमे है। वमी का अवरोध होने से इस प्रकार के रोग होते हैं, ये बताया। उसमें कुष्ठ भी है, कोष्ठ भी है, इस प्रकार से। तो कोलटकर सर ने उसको यष्टि मधु के साथ सुवर्ण सूचक ये दिया था। पूर्व काल के वैद्य और अभी के वैद्यों की विचारधारा में काफी अंतर। हाँ, एलोपैथी विचारधारा के कारण आज के वैद्य गूढ़ आयुर्वेद संप्राप्ति शोरशट औषधे चयन में अक्षम, शीतपित्ताच्या आणि अम्लपित्ताच्या रुग्णामध्ये अति अंबुपान, एस्पेशली प्रातः समये अंबुपान हे हेतु आढळतो होता है। तो अम्ल द्रव गुणोद्रिक्त पित्त इस प्रकार का है, तो ये द्रव जाता है इस प्रकार से। तो कोई छात्र था वहां पे तो उसने बता कि अब यष्टि मधु तो एक मामूली द्रव्य है, वनस्पति जो है, तो इतनी कम मात्रा में क्यों डाला है आपने। कोलटकर सर ने उसके हाथ में बोतल दे दी और बताया कि तुम्हें जितना डालना है डालो। उसने भय से मात्रा दुगुनी कर दी। वो करीबन 20-30 मिलीग्राम इतनी मात्रा थी, उसको दुगुनी करते 60 मिलीग्राम कर दिया। चूर्ण नहीं मिलता है, दुर्वा का कल्प मिलता है। हम बनाते हैं, और वैसे बाजार में भी उपलब्ध है। तो फिर वो दवाइयाँ यहाँ लेके उसका लड़का आया था, लेके गया, और सर और छात्र वहीं पे थे, बाकी मरीज चल रहे थे। फिर पौने घंटे के बाद वो लड़का दौड़ते हुए फिर से क्लिनिक में आ गया। तो सर ने पूछा क्या हुआ। तो उसने बोला कि आईला बाथरूम भर उल्टी झाली है, पूरी बाथरूम भर गई, इतनी छर्दी हो गई है, और वो काफी अशक्त हो गई है। संयोग से वो नजदीक रहने वाले थे, पुनर्सुख आता है। तो कोलटकर सर और छात्र देखने के लिए गए। फिर लक्ष्मी विलास वगैरह औषधियों का प्रयोग किया, वो ठीक हो गई। और सर शोधन करना नहीं चाहते थे क्योंकि वो सुकुमार थी। लेकिन अब यष्टि मधु का डोज 30 मिलीग्राम से 60 मिलीग्राम वमन हो गया। तो ये अच्छा रहा कि इस प्रकार से वमन हो गया, और फिर दोष संचय तुरंत कम हो गया और वो जल्दी ठीक हो गई। तो मैंने भी इसमें इसी प्रकार से यष्टि मधु और सुवर्ण सुचेर का प्रयोग किया उस छात्र में। तो 3-4 दिन में बोलने लगा मेरा अम्ल पित्त फिर से वापस आ गया, अब मेरे सीने में जलन हो रही है, इस प्रकार से। मैंने कहा ठीक है, हम राइट ट्रैक पे है। तो फिर ये बढ़ता ही गया। जो अम्ल पित्त के लक्षण बढ़ते रहे। तो बोला नहीं, मुझे तो बहुत तकलीफ हो रही है, शीत पित्त तो शांत हो गया है लेकिन अम्ल पित्त काफी बढ़ा है। तो मैंने कहा कि तुमने कुछ परहेज नहीं किया है, पित्त के निर्माण करने के सभी हेतु चालू है, और केवल तुम ये एंटासिड्स या एंटी एलर्जिक ले रहे हो। गणपती मंदिरासमोर दुर्वा मिळतात, शेकवून चूर्ण करता येते, किंवा ओल्या स्वरस काढून कल्प करता येतो। ये तो है, हम दुर्वा लेके आते हैं और करते हैं। हम वहां पे भी कोकण में दुर्वा लगाई है अभी काफी, तो केवल दुर्वा का कल्प वहां भी बन सकता है, इस प्रकार की स्थिति है। तो मैंने कोल्हटकर सर से पूछा कि अब क्या करें। इसको अम्लपित्त तीव्र हो रहा है। तो सर ने बोला वमन दे दो। वैसे मैं सेकंड ईयर में था, वो फर्स्ट ईयर में था, और मैंने वमन एक दो देखे थे, लेकिन उससे ज्यादा मुझे भी अनुभव नहीं था इस प्रकार से। लेकिन सर ने कहा दे दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस प्रकार से।
तो वमन दे दिया। वमन अच्छा हुआ। और वमन के बाद तुरंत काफी राहत मिल गई, अम्लपित्त भी चला गया और शीतपित्त भी चला गया। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये कोष्ठ शाखा गति जो है ये काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार की है। और बहुत सारे मरीजों में इसके बारे में हमें सोचना है। हाँ, प्रायस्तिर्यगता दोषा पर क्लेशयन त्यातुरांश चिरम। तिर्यगत जो दोष है वो चिरत काल तक आतुरों को पीड़ा देते हैं। कुर्यान्न तेषु त्वरया देहाग्नि बलवित क्रियाम, उसमें त्वरा करने की कुछ जरूरत नहीं है, देह अग्नि बलवित ये जानकर उसको करना है। और कोष्ठमान है, आगे जो बताते हैं, ज्ञात्वा कोष्ठ प्रपन्नाश्च यथा संदम विनिर्यते। कोष्ठ में आ गए समझकर फिर जो नजदीकी मार्ग है उससे निकाल दे, वहन करे या विरेचन करे, इस प्रकार से। तो ये सूत्र बहुत सारे रोगों में होता है। क्योंकि बहुत सारे रोगों में इस प्रकार की शाखागत अवस्था, मर्मगत व्याधि वगैरह प्रकार के हो जाते हैं। तो पहले उनको वहां से छुड़वाना है, इसमें लेके आना है, कोष्ठ में लेके आना है। स्थान भी गति है कैसे वेगळ्या है। स्थान ये एक अलग मुद्दा रहेगा, स्थानीय गति है उसमें संदेह की बात नहीं है। लेकिन क्षय स्थानंच वृद्धिश्च दोषाणां त्रिविधा गति। ये अभी समय खत्म होने वाला है, मुझे अगले गुरुवार को याद दिला या सोमवार को याद, शनिवार को भी याद दिला सकते हैं। मेरे एक रोगी के जानुसंधि से नीचे पाँव में मांसपाक जैसे जगह जगह पूयसरा उष्ण स्पर्श था। हिस्ट्री में रोगी के पाँव पर से सर्प स्पर्श का गया था, उसके बाद ये लक्षण आए थे। तो जब 2 साल से बढ़ता है, एलोपैथी से कुछ भी फायदा नहीं है। क्या सर्प स्पर्श से ऐसी संप्राप्तिक मिलने देख सकती है? हो सकता है। और बाकी भी कारण है क्या, देखो अगर इस प्रकार से रक्तमोक्षण एक अच्छी चिकित्सा रहेगी। स्नेहपान करके, महातिक्त का कृत स्नेहपान करते रक्तमोक्षण, ये अच्छी चिकित्सा रहेगी। और पाँव से अगर निकालोगे तो ज्यादा, ये रक्त का पाक होना जो है वो बंद हो जाना चाहिए। जहाँ पूरी निर्माण हुआ है उसको तो निकाल देना है, लेकिन बार बार पाक न हो इसके हिसाब से ये अच्छा है। और महातिक्त का कृत वैसे भी विषय के लिए अच्छा है, तो ये काम कर सकते हैं। तो ठीक है। आज मैं ये क्या है, मध्य प्रदेश में एयरपोर्ट है, भूल रहा हूँ। और वहां से डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़ में जाना है। ये जो पीछे 2 बार मैं स्वामी जी के मिलने के, आचार्य श्री से मिलने के गया था, विद्यासागर महाराज दिगंबर पंथ के हैं। तो उनको देखने के लिए जाना है, इमरजेंसी इस प्रकार से हो गया। तो कल का लेक्चर नहीं रहेगा। जबलपुर में शुरू में गया था, फिर वो चलते चलते डोंगरगढ़ में आ गए, छत्तीसगढ़ में आ गए हैं। कई शीत पित्त में विशेषज्ञगण अच्छा काम करता है। या इंदौर नहीं है, ये रायपुर है, रायपुर एयरपोर्ट है। वहां से ये 2 घंटे का रास्ता है, नागपुर से 3-4 घंटे का रास्ता है। तो वहां पे जा रहा हूँ। और आज रात तक वहां पे पहुंचेंगे, और कल फिर देख के निकलेंगे, ऐसा है। तो सुरनवटक कंपनी, मालूम नहीं मुझे भी। लेकिन मिलता है, सुरनवटक आसानी से मिलते हैं। तो यहाँ पे रुकते हैं, परसों आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन। आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां, श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। Ah.
ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्। परश्वः पुनरपि मिलिष्यामः।